कम समय में एक पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे जो कि हमने 6 घंटे में पढ़ा, उसे 50 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। मेरा वजन 100 किलो है, सच में नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा वजन मान लो 100 किलो है, मैंने नापा है ना। जब मैंने अपना वजन 100 किलो नापा है तो वो भौतिक राशि होगी। अंग्रेजी में विराम का मतलब क्या हुआ? रेस्ट, ठीक है। और गति का मतलब क्या हुआ? मोशन। मान लो 1 घंटे में पहले 50 चल दिए, फिर दूसरे घंटे में भाई 30 चले। जिस पल का था काफी समय से इंतजार, फाइनली वो पल आ चुका है। दृष्टि सीरीज में बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि फिजिक्स का कोई भी लेक्चर अब तक नहीं हुआ। तो आप सभी की भारी मांग को देखते हुए, आप सभी की हाई डिमांड को देखते हुए, अब वो वक्त, अब वो पहरा, अब वो माहौल आ चुका है जब हम आप सभी को दृष्टि में फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। वैसे तो पढ़ाना था, लेकिन बैच में हम इंतजार कर रहे थे कि चैप्टर खत्म हो जाए। बैच में हम बहुत सब्र कर रहे थे कि चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आपको रिवीजन दे। तो लो भाई, जब फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो हम भी तो आपके सामने आ गए। तो कैसे हैं आप लोग? भाई साहब रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत दुख होता है बच्चों से जब ये पूछते हैं कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग कमेंट में आंसर दिया करो कि हम बढ़िया हैं, हम मजे में हैं, हम एकदम खुश हैं, हम एकदम औसम है। देखिए भैया, है ना, हम आप में से काफी बच्चे नीव हिंदी के होंगे और जो नहीं होंगे उनसे भी कहूंगा कि आ जाओ नीव हिंदी में। हमारा सिलेबस बिल्कुल प्रॉपर लाइन पर चल रहा है, ठीक है। आप सभी आइए नीव हिंदी में, हम बढ़िया मचाएंगे नीव हिंदी में। नीव हिंदी में हम गति नाम का चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। गति नाम का टॉपिक हम पूरी तरह से डिटेल के साथ खत्म कर चुके हैं, है ना। तो आज ये जो दृष्टि सीरीज है ना, क्लास 9th के रिवीजन के लिए, ठीक है, बहुत शानदार सा चैप्टर है। वन शॉट पढ़ेंगे आज। कोशिश है कि 50 मिनट में चैप्टर को खत्म करो, क्योंकि ये वन शॉट है। वन शॉट की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वन शॉट की लेंथ बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। पता चले आधे घंटे में माइंड मैप ही हो गया, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि लगभग 50 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करें। मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, वक्त शुरू होगा तुम्हारा, है ना, इंपॉर्टेंस शुरू होगी तुम्हारी, है ना, आवश्यकता शुरू होगी तुम्हारी। तो याद रखिएगा, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत औसम सा चैप्टर होने वाला है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मैटर लेकर आया है कुछ नया, लेकर आया है कुछ शानदार, लेकर आया है कुछ मजेदार, लेकर आया है कुछ औसम सी। देखिए बेटा, बात कुछ ऐसी है, जज्बात कुछ ऐसे हैं, हालात कुछ ऐसे हैं कि इन बातों को हम सीखना चाहते हैं, इन बातों को हम जानना चाहते हैं, इन बातों को हम पहचानना चाहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, क्या होता है कि ये वन शॉट चैप्टर जो होते हैं ना, ये बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। जब भी हम चैप्टर खत्म करते हैं, हम एक एक लेक्चर देखते हैं उन सभी टॉपिक को, लेकिन हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमी है, पता है, हम जो चीज देखते हैं उसे 100% याद नहीं रख पाते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को 100% याद रख पाए। तो क्या करें? तो इस स्थिति में हम चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं? चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं। और जब हम चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो उससे एक ही चीज जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, हम पूरे लेक्चर डबल से रिवाइज करेंगे तो वो तो समय के व्यर्थ करना है ना, क्योंकि आपने चीजों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब हमारे दिमाग के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करेंगे और कम समय में एक पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे जो कि हमने 6 घंटे में पढ़ा, उसे 50 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। ताकि क्या होगा कि पूरा चैप्टर जब आप टॉपिक देख रहे होगे ना, तो याद आएगा, ओ भाई ये तो बैच में पढ़ा था, ओ भाई ये तो हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को, ठीक है। आई होप एंड आई विश मजा आ रहा होगा आपको बैच में। नीव हिंदी के बहुत सारे बच्चे होंगे। नीव हिंदी एक बहुत प्यारा बैच है, बहुत भोले भाले बच्चे हैं, बहुत क्यूट से बच्चे हैं इस बैच में। तो आप भी उनमें से एक है, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा। हाँ, शुरू करें। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय का थोड़ा अभाव रहता है, पढ़ाना भी है भाई, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या कवर करने वाले। आज का टॉपिक है, मतलब बेसिकली इस चैप्टर को पूरे कवर करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स जैसे विराम अवस्था, जैसे गति अवस्था, जैसे दूरी तथा विस्थापन और मूल बिंदु नाम के टॉपिक को विशेष तौर पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारे टॉपिक्स हैं, ढेर सारे टॉपिक है। ये रहा मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल, है ना। ये छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे स्कैन करेंगे तो आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, जिस पर अक्सर मैं, है ना, जिस पर मैं अक्सर नोट्स डालता रहता हूं, जिस पर अक्सर मैं कॉमेडी वीडियो जो पीडब्ल्यू से रिलेटेड होती है, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं भी पीडब्ल्यू का हूं, तो ये पीडब्ल्यू
का ही मतलब PW का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन करिएगा, बढ़िया तरीके से, बहुत सारा प्यार मिलेगा, मैं करूंगा आपको बहुत सारा प्यार। लव यू मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो हम बहुत सारा प्यार करेंगे यहाँ पर, बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। बहुत सारी मतलब मस्ती वाली वीडियो जो बच्चे बनाते हैं, पता है बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते हैं। मतलब कभी कभी देखकर ऐसा लगता है कि क्या कोई इतनी अच्छी एडिटिंग, क्या कोई इतनी अच्छी वीडियो बना सकता है, और बच्चे बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखकर, बड़ी खुशी होती है उन्हें देखकर कि नहीं यार, स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो आप भी उनमें से ही एक हो, ठीक है। आप भी काफी टैलेंटेड हो भाई, आप अपने आप को कम ना आंकिएगा, आप अपने आप को कम ना समझिएगा, आप में भी बहुत बुद्धि है, आप में भी बहुत दिमाग है, ठीक है। अब देखिए, आज शुरू करते हैं पहला टॉपिक लेके प्रभु का नाम, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब भैया शुरुआत होती है हमारे एक बहुत प्यारे टॉपिक से। टॉपिक का नाम क्या है? भौतिक राशि, ठीक है भाई। याद रखना, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन फिजिक्स में कहा जाता है भौतिक राशि, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। क्या कहा जाता है भाई साहब? फिजिकल क्वांटिटीज। और हिंदी में कहा जाता है इसको भौतिक राशि, ठीक है। अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशि। मापने योग हर वस्तु, है ना, मापने योग हर राशि, वस्तु तो नहीं बोलूंगा मैं उसे, राशि बोलूंगा। उदाहरण के लिए मेरा वजन 100 किलो है, सच में नहीं है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा वजन मान लो 100 किलो है, मैंने नापा है ना। जब मैंने अपना वजन 100 किलो नापा है तो वो भौतिक राशि होगी। मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है। अगर मैंने अपनी हाइट नापी है 6 फीट, मतलब वो एक भौतिक राशि है। मेरा डोला 17 इंच का है, ठीक है, ये मैंने नापा है, मतलब भाई साहब ये भी एक तरह की भौतिक राशि है, ठीक है। हर वो वस्तु जिसे भौतिकी के नियमों के आधार पर नापा जा सकता है, ठीक है, हर वो राशि जिसे भौतिकी के नियमों के आधार पर नापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। कुछ भौतिक राशियों के नाम बताता हूं बेटा, इन्हें याद भी रखना, है ना। इनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे भी। सबसे पहली होती है लंबाई, ठीक है। सबसे पहली होती है बेटा लंबाई, जिसका मात्रक होता है बेटा मीटर, ठीक है। सबसे पहली भौतिक राशि होती है लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चे? मीटर, ठीक है। दूसरी भौतिक राशि होती है समय, ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चा? सेकंड, ठीक है। मीटर, है ना, समय। उसके बाद अगली लंबाई हो गया, समय हो गया, ठीक है। लंबाई को कभी कभी दूरी भी कहा जाता है, तो आप घबराइएगा मत कि दूरी की जगह लंबाई लिख दिया, ठीक है। अगली है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चा? किलोग्राम। अगली है तापमान, ठीक है। अगली क्या है बेटा? तापमान। इसका मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चा? केल्विन। और भी ढेर सारी राशियां हैं, मैं यहां पर कुछ ही के नाम बता रहा हूं। अगली है विद्युत धारा, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बहुत सारी राशियां हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। याद रखना, किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए मैंने बोला कि मेरा वजन 100 किलो है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा वजन 100 किलो है। मैंने बोला मेरी हाइट 6 फीट है। उदाहरण के लिए मैंने बोला अपना वजन, वजन का मतलब क्या हुआ? भार, ठीक है। कितना बोला बेटा मैंने? 100 केजी। तो यहां पर भार क्या हो गया बेटा? भौतिक राशि, ठीक है। यहां पर भार क्या हो गया बेटा? भौतिक राशि, ठीक है। बराबर 100 का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान, है ना। 100 का मतलब क्या हुआ बेटा? मान। कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आवश्यक है। और केजी का मतलब क्या हुआ? मात्रक। तो कभी भी आप कोई भी क्वांटिटी नापोगे, ठीक है, कभी भी आप किसी भी वस्तु को मापन करोगे, तो उस मापन के लिए आपको इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला भौतिक राशि, है ना, फिर मान, मान में नंबर आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी नंबर हो सकता है, इनटू में मात्रक। मात्रक आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, मात्रक आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। जैसे लंबाई में मीटर हो गया, है ना, और समय में सेकंड हो गया, द्रव्यमान में किलोग्राम हो गया। थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है यार, तो थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। आई नो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और,
एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि इस आपने अभी दृष्टि, बहुत से बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रहते हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइडेड है, आप भी यूट्यूब से पढ़िए, आपको भी सारी चीजें मिलेंगी, आपके लिए भी सारी चीजें हैं। तो बेटा सुनना ध्यान से, तुम सभी के लिए एक बात है, ठीक है, कि आपको इस बैच के नोट्स चाहिए, आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, तो इस क्लास के नोट्स के लिए आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर जाना है, वहां पर सर्च बार में दृष्टि क्लास 9th 2029 का बैच सर्च करोगे, ठीक है, दृष्टि नाम से सर्च करना। जैसे ही तुम दृष्टि नाम का बैच सर्च करोगे, हमारा ये वाला बैच आ जाएगा, उस पर से वहां से आपको लेना पड़ेंगे नोट्स, ठीक है, वहां से लेना पड़ेंगे आपको नोट्स। तो याद रखिएगा, आपको नोट्स यहां डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर जाना पड़ेगा और दृष्टि बैच में आप देखिएगा, वहां पर आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, भौतिक राशियों को दो रूप में बांटा गया है, एक है अदिश राशि और एक है सदिश राशि, ठीक है। एक अदिश राशि, बेटा शब्द को कैच करिए, अदिश राशि, ठीक है। अदिश मतलब दिशा के अलावा, ठीक है, अदिश मतलब दिशा के अलावा, ठीक है, आ से अलावा, दा से दिशा, ठीक है। तो ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें कहा जाता है अदिश राशियां। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन राशियों को क्या कहा जाता है, अदिश राशियां, ठीक है। अगला है सदिश राशि, ठीक है। आप जैसा कि शब्द को कैच कर पा रहे हो, सदिश मतलब सहित दिशा के, सहित दिशा के, तो ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा आवश्यक होती है, उन्हें कहा जाता है सदिश राशियां, ठीक है। ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है। आपने बोल दिया भाई के मेरा 5 किलो वजन है, काम खत्म हो गया, ठीक है, मतलब द्रव्यमान, मैंने बोल दिया कि मेरा द्रव्यमान 5 किलो, काम खत्म हो गया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं, काम हो गया हमारा, खत्म, मिल गया, खत्म। लेकिन यदि आपको ऐसा बोला जाए कि आपने किस दिशा में वो बल, कितना बल लगाया, तो आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर या नीचे, तो आपको यहां पर दिशा बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब जब आपको दिशा बताने की आवश्यकता पड़ती है, जब जब आपको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता पड़ती है ना बेटा, तो इस कंडीशन में अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। तो सदिश राशि कहलाती है। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर कहा जाता है बेटा, ठीक है। अदिश को अंग्रेजी में बेटा क्या कहा जाता है, स्केलर। थोड़ी बहुत अंग्रेजी की टर्म याद रखना जरूरी है। तो अदिश को स्केलर कहेंगे, और बेटा याद रखना सदिश, ठीक है, याद रखना सदिश, सदिश को कहा जाता है वेक्टर, ठीक है। तो अदिश का मतलब स्केलर हो गया और सदिश का मतलब क्या हो गया, वेक्टर। अगर कभी आपसे जिंदगी में मैं गलती से सदिश की जगह वेक्टर लिख दूं, तो घबराइएगा मत, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब अंग्रेजी के नाम, थोड़े बहुत हिंदी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी की बातें पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी की बातें जान लोगे ना, तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अदिश राशि, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए इनकी कोई दिशा नहीं होती। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे दूरी एक अदिश राशि है। आप बात करोगे ना दूरी की, तो उस दौरान आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप बात करोगे ना तापमान की, तो उस दौरान आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप बात करोगे ना द्रव्यमान की, आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप बात करोगे ना ऊर्जा की, ठीक है, आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप बात करोगे ना काम की, काम मतलब क्या हो गया, कार्य, ठीक है, दिशा बताने की जरूरत नहीं है। आप बात करोगे ना क्षेत्रफल की, तब आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप बात करोगे ना दबाव की, तब आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है। और भी कई होती हैं, अरे और भी कई होती हैं, बहुत सारी होती है, लेकिन हमारा काम इतने में हो जाएगा। अभी हम क्लास 9 के बच्चे हैं, तो क्लास 9 के अनुसार सारी चीजें, हमारा काम इतने में हो जाएगा। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थी सारी की सारी कुछ अदिश राशियां। अब कुछ प्रमुख सदिश राशियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात तो वह राशियां जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उन्हें कहा जाता है सदिश। वह राशियां जिसमें परिमाण भी हो और साथ ही साथ दिशा भी हो, क्या कहलाएगी बेटा, सदिश कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, हमें पता हो कि किस दिशा में जा रही है, उन्हें सदिश कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए वेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। ये सभी की सभी कौन सी राशि है बच्चे, सदिश राशियां, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी बातों को। आगे समझते हैं मेरे बच्चे। अब चैप्टर बड़ा प्यारा है, ठीक है। चैप्टर में आपको दो चीजें सिखाई गई हैं। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के अनुसार किसी भी वस्तु की दो स्थितियां संभव है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स,
अब फिजिक्स के अनुसार, केमिस्ट्री में अगर हम बोलते हैं तो ठोस, द्रव्य और गैस की बात कर रहे होते हैं, प्लाज्मा, सेमी प्लाज्मा, हम वो सब बातें भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में किसी वस्तु की दो स्थितियां पॉसिबल है। एक है बेटा विराम, ठीक है, वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदल रही होगी तो किस में होगी बेटा, विराम में। या फिर दूसरी है गति, ठीक है, एक है बच्चा विराम और दूसरी क्या है बेटा, गति। विराम का मतलब अंग्रेजी में थोड़े बहुत टर्म्स याद होना जरूरी है। अंग्रेजी में विराम का मतलब क्या हुआ, रेस्ट, ठीक है, और गति का मतलब क्या हुआ, मोशन, ठीक है, याद रखिएगा रेस्ट। अरे अगर यदि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदल रही है तो वो किस में कहलाएगी, विराम में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वो किस में कहलाएगी, विराम में। और यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में निरंतर परिवर्तन करती रहती है तो वह वस्तु कहलाएगी गति में, ठीक है। अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वो कहलाती है बेटा विराम में। और यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में निरंतर परिवर्तन करती रहती है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। अब देखिए आप जहां बैठे हो, आपके कमरे में आसपास बहुत सारा स्टफ रखा होगा, जैसे किताब रखी होगी, टेबल रखी होगी, कुर्सी रखी होगी, पलंग रखा होगा, क्या वो अपनी स्थिति बदल रहा है, किसमें है, विराम में। अब देखिए आपके सर पर एक पंखा गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। जब यह पंखा गोल गोल घूम रहा है तो यह अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहा है, और जब यह अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहा है मतलब यह किस में है, गति में। इस बात का ध्यान रखना कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो क्या कहलाएगी बच्चा, स्थिति परिवर्तन नहीं कर रही है, ठीक है। स्थिति ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, अगर मैंने गलत लिख दिया हो तो माफ करना, ठीक है। स्थिति परिवर्तन नहीं कर रही है, ठीक है, तो वह वस्तु किसमें कहलाएगी, विराम में। हम देसी भाषा में बोले कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो वह विराम में कहलाएगी, ठीक है। और यदि कोई वस्तु स्थिति परिवर्तन कर रही है, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिति परिवर्तन कर रही है, जैसे कि पंखा चल रहा है। आप कभी सड़क से निकलो ना बेटा तो आप देखना, आज क्लास के बाद आप सड़क से निकलोगे ना तो आप देखना सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी होंगी, और जो गाड़ियां खड़ी हैं वह गाड़ियां कहलाएंगी किसमें, बताओ, वह गाड़ियां कहलाएंगी विराम में। और कुछ गाड़ियां चल रही होंगी, वह गाड़ियां किसमें कहलाएंगी बेटा, गति में। इस बात का ध्यान रखना कि अगर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो वह कहलाएंगी विराम में, और कुछ गाड़ियां चल रही हैं तो वह क्या कहलाएंगी, गति में। बेटा इस चैप्टर का नाम है मोशन। तो हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमें जितने टॉपिक पढ़ना है, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि कोई वस्तु गतिशील है, अरे उसी के बारे में तो पढ़ना है, ठीक है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो हमें उसी के बारे में तो पढ़ना है बेटा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मूल बिंदु, ठीक है। अगला टॉपिक क्या बेटा, मूल बिंदु। बेटा याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी ना किसी वस्तु की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, ठीक है। और जहां से किसी वस्तु की शुरुआत होती है उसे कहा जाता है उसके मूल। हम साधारण शब्दों में कहें जड़ें कही जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसे अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी के वर्ड भी याद रख लो भाई, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑरिजिन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑरिजिन, ठीक है। तो भाई साहब मूल बिंदु, मैं पहले देसी भाषा में बताता हूं। किसी भी वस्तु ने अपनी शुरुआत करी है ना, और जब भी कोई वस्तु जहां से अपनी शुरुआत करता है वो कहलाता है उसका प्रारंभ बिंदु, ठीक है। और देखो इमेजिन करो, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ठीक है। मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो मेरा बिंदु मूल बिंदु कहलाएगा, मेरा प्रारंभ बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। तो जहां से कोई भी वस्तु अपनी गति का प्रारंभ करती है वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, जहां से कोई भी वस्तु अपनी गति का प्रारंभ करती है वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना जब बेटा, है ना, आप देखना कभी ना कभी हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा तो ये जो प्रारंभ बिंदु होता है ना यहां पर होता है, ओ के जैसे ओ कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, और इस बिंदु पर सारे निर्देशांक कितने होते हैं, शून्य होते हैं। तो ऐसा बिंदु जहां से किसी वस्तु ने अपनी गति का प्रारंभ किया है ना, उसे ओरिजिन कहते हैं। और एक बात और, ठीक है, ये ओरिजिन जो होता है ना उस वस्तु की स्थिति बताने के लिए कामगार होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वस्तु के 5 और 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की दिशा में 5 चलो, फिर y की दिशा में 4 चलो, आप उस वस्तु तक पहुंच जाओगे, ठीक है। x की दिशा में 5 चलो और y की दिशा में 4 चलो, आप उस वस्तु तक पहुंच जाओगे। तो मूल बिंदु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
इसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति नापते हैं, इसके सापेक्ष किसी वस्तु की पोजीशन बताते हैं, इसके सापेक्ष ही सारी गणना की जाती है। क्योंकि 0 है तभी तो 1 है, कुछ भी नहीं है तभी तो सब कुछ है, तो मूल बिंदु है तभी तो सारी की सारी चीजों को हम नाप सकते हैं। ठीक है, अगला बेटा याद रखना, गति अवस्था कई प्रकार की होती है। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप क्लास 9th के बच्चे हो, तो सबसे पहली गति होगी घूर्णन गति, दूसरी गति होगी रेखीय गति, तीसरी गति होगी कंपन गति। ठीक है, घूर्णन गति, रेखीय गति और कंपन गति। ठीक है, घूर्णन गति देखिए, इमेजिन करिए मैं यहां पर और मैं शक्तिमान बन गया और ऐसे से घूम रहा हूं। ठीक है, इमेजिन करिए मैं यहां पर और मैं शक्तिमान बन गया और ऐसे से घूम रहा हूं। ठीक है, जब मैं शक्तिमान बन गया और ऐसे से घूम रहा हूं, मतलब मैं अपनी अक्ष पर गोल गोल घूमूंगा, तो मेरी गति क्या कहलाएगी बच्चे? मेरी गति कहलाएगी घूर्णी गति। ठीक है, घूर्णी गति। और देखिए, यदि मैं गोल रास्ते पर घूम रहा हूं, तो मेरी गति कहलाएगी वृत्तीय गति। ठीक है, घूर्णी गति को अंग्रेजी में रोटेशन मोशन कहते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे ये पेन है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी गति घूर्णी गति कहलाएगी। इमेजिन करिए ये रहा पेन और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णी गति। और अगर ये पेन ऐसे चारों ओर गोल गोल घूमेगा तो इसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगी। इन सभी बातों को याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, इनके बिना काम नहीं होता। ठीक है, इनके बिना काम बिल्कुल भी नहीं होता, इनके बिना काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो यदि कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है तो उसकी गति घूर्णी गति, और यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है तो उसकी गति घूर्णी गति कहलाएगी। और यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई, माफ करना मैंने गलत बोल दिया, यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसकी गति घूर्णी गति कहलाएगी। और यदि कोई वस्तु गोल गोल रास्ते पर घूम रही है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, कोई भी वस्तु सीधी जा रही है तो उसका मोशन कहलाता है रेखीय गति। रास्ता कैसा होता है? सीधा होता है। और कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दौरान, मैं आपको बताता हूं, कंपन गति। ये मेरी माध्य स्थिति है, मैं माध्य स्थिति के लेफ्ट गया, राइट आ गया, लेफ्ट गया, राइट आ गया, लेफ्ट गया, राइट आ गया, ये मेरी हो गई कंपन गति। मतलब एक मध्य स्थिति के दोनों ओर जाना, ये क्या कहलाती है? कंपन गति। रेखीय गति का मतलब सीधे सीधे भागना। ठीक है, रेखीय गति का मतलब सीधा चलना, और घूर्णी गति का मतलब अक्ष है अपना, उसके चारों ओर घूमना, और वृत्तीय गति का मतलब गोल रास्ते पर घूमना। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक रेखीय गति है और एक वृत्तीय गति है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रेखीय गति। जब भी कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को रेखीय गति कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जब भी कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को रेखीय गति कहा जाता है। और ये बातें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और दूसरा वृत्तीय गति के बारे में है, तो आज हम रेखीय गति के समीकरण और वृत्तीय गति क्या होता है, ये सभी बातें पढ़ेंगे। एक एक कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चे दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले तो मैं दूरी पढ़ाता हूं, फिर मैं तुमको विस्थापन पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं तुमको पढ़ाता हूं दूरी, और फिर हम पढ़ेंगे बच्चे किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। ठीक है, याद रखना, इजी टॉपिक है, आराम से आप कर लोगे, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से आप कर लोगे, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। एक सेकंड में एक ब्लैंक पीपीटी लगा लूं। ठीक है, अब देखिएगा दूरी क्या होता है। ठीक है, आराम से सुनना, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। देख भाई, मैं एक शब्द में बताऊं अगर दूरी का मतलब, तो दूरी का मतलब होता है रास्ते की लंबाई। अगर तुम एक शब्द में मुझसे पूछो सर ये दूरी क्या होता है, तो मेरा जवाब एक शब्द में आएगा कि दूरी का तात्पर्य हुआ रास्ते की लंबाई। कोई भी वस्तु कैसा रास्ता ट्रैवल करती है, कोई भी वस्तु कैसा रास्ता तय करती है, ये पूरी तरह से दूरी बताता है। मतलब रास्ते का प्रकार नहीं बता रहा मैं, रास्ता कितना लंबा तय किया वो बताता है दूरी। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चे किसकी? दूरी की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? दूरी की। ठीक है, दूरी का मतलब क्या हुआ बेटा? दूरी का मतलब हुआ रास्ते की लंबाई। ठीक है, दूरी का मतलब क्या हुआ बच्चे? रास्ते की लंबाई। कोई भी वस्तु कैसा रास्ता ट्रैवल करती है उसकी लंबाई को हम कहते हैं दूरी। उदाहरण लेते हैं हम कुछ ना कुछ, हमें ये चीज उदाहरण से ज्यादा समझ आएगी। मान लो कि एक वस्तु ने इस यहां से चलना शुरू करा, फिर वो गई ए की तरफ। ठीक है, फिर वो गई बच्चा ए की तरफ, और इस दौरान वो 5 किलोमीटर चल गई। ठीक है, फिर वो गई बेटा बी की तरफ, और इस दौरान वो 7 किलोमीटर चल गई, और फिर आ गई बेटा वो वापस, है ना, शुरुआत ओरिजिन पर, और फिर चली थी यहां पर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये सिर्फ कल्पना है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो अब हमें दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ते की लंबाई पता होना चाहिए। अगर आपने रास्ते की लंबाई देख ली तो दूरी आप आराम से निकाल लोगे। जैसे देख भाई, 0 से ए गया
तो 5, ए से बी गया तो 7 और बी से वापस आ गया हम। कितनी दूरी तय करी? 15 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करी? 15 किलोमीटर। यही तो तुमको बताना था कि हमें नहीं पता रास्ता कैसा है, आड़ा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जैसा है, लेकिन कितना लंबा रास्ता ट्रेवल करा ये हमें बताना है, वही कहलाएगी दूरी। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई भी वस्तु ए से प्रारंभ कर जाती है बी पर और यहां पर चलती है 10 किलोमीटर, और बी से प्रारंभ कर जाती है सी पर, फिर ये चलती है 7 किलोमीटर, सी से प्रारंभ कर ये जाती है डी पर, फिर ये चलती है 10 किलोमीटर, और डी से प्रारंभ कर ये जाती है ए पर, फिर ये चलती है 7 किलोमीटर। तो देखो हमें ए से चलकर वापस ए पर आ गई, इस दौरान दूरी निकालना है। तो दूरी का मतलब क्या हुआ भाई? रास्ता कितना है वो देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रास्ता कितना है वो देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो दूरी क्या होता है? रास्ते की लंबाई। पहले गए हम ए से बी, ठीक है, फिर हम गए बी से सी, फिर हम गए सी से डी, फिर हम गए डी से ए। पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से वापस कहाँ गए? ये हो गया हमारा दूरी का मार्ग। देखिए ए बी कितना हो गया? 10, बी सी कितना हो गया? 7, सी डी कितना हो गया? 10, और डी ए कितना हो गया? 7। ठीक है, तो 10 और 10 20, 7 और 7 14, 10 और 10 20 और 7 7 14, कितनी दूरी तय करी? 34 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, कोई भी वस्तु है जो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, और बेटा देखो उसकी त्रिज्या है 7 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में यहां से शुरू करा और वापस घूमकर यहां आ गए, तो उसकी जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? परिधि के। ठीक है, दूरी किसके बराबर होगी? परिधि के। ठीक है, अब परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 तो बड़ा प्यारा लग रहा है, पाई की जगह 22/7, और आर का मान हमको दिया है, मान लो यहां पर दिया है 7 मीटर। मान लो यहां पर दिया है 7 मीटर। आप आराम से इसकी परिधि निकाल सकते हो। आप आराम से क्या निकाल लोगे? इसकी परिधि इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दूरी बराबर क्या होता है? परिधि, और इसका सूत्र 2 पाई आर। देखो हर स्थिति में आपको जहां जैसा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वहां वैसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जहां जैसा सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है वैसा आपको करना पड़ेगा। जहां जैसी स्थिति गिवन है वैसा आपको काम करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आपको यहां पर ऐसा गिवन है तो ऐसा करना, जहां पर जैसा गिवन है वैसा काम आपको करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे। ये आवश्यक बातें हैं, ये जरूरी बातें हैं। ठीक है, ये आवश्यक बातें हैं, ये जरूरी बातें हैं। इन सभी बातों को हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर परिधि, हाँ, अलग अलग स्थिति में। अब देखो और बातें हैं। दूरी का जो मात्रक होता है ना, मात्रक, वो बेटा एसआई पद्धति में है ना, मात्रक जो है एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते यही सीजीएस पद्धति में तो ये होता है बेटा सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर आपने सुना होगा बराबर 1000 मीटर। बेटा ये है ना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला है बेटा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को निकालने की पहले ट्रिक सीखना। प्रारंभ बिंदु लो और अंतिम बिंदु लो। ठीक है, विस्थापन को निकालने की ट्रिक सीखना। क्या बोला? प्रारंभ बिंदु लो और अंतिम बिंदु लो। अगर आप प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देते हो, ठीक है, तो निकल जाता है विस्थापन। देखिए इसे उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए किसी वस्तु ने ए से शुरू करा, चलते चलते वो आ गई बेटा बी पर, और यहां पर चल गई 5 मीटर। ठीक है, अब बी से चलते चलते वो चली गई बेटा सी पर। ठीक है, बी से चलते चलते कहां चली गई बेटा? सी पर चली गई, और फिर से ये चल गई 5 मीटर। सी से चलते चलते ये आ गई बेटा डी पर। ठीक है, अगेन चल गई बेटा 5 मीटर। अब मुझको ए और डी के मध्य विस्थापन निकालना है। ठीक है, शब्दों का ध्यान से सुनना। अगर आपने ये बात नहीं सुनी तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर आपको विस्थापन निकालना है किसके बीच में? ए और डी के बीच में। यहां पर आपको विस्थापन निकालना है ए और डी के बीच में। तो देखिए ए से हमने डी को मिला दिया। ठीक है, क्या बोला? ए से हमने डी को मिला दिया। यही होगा विस्थापन। कभी भी आपको जिन बिंदुओं के मध्य विस्थापन निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला लेती हो ना तो आपका विस्थापन वही निकल जाता है। ठीक है, तो कभी भी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन निकालने के लिए आप उन दोनों बिंदुओं को मिला दो। तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदुओं को मिला दिया, वहीं आपका काम हो जाता है। तो ए और डी को क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। तो अब हम देख पा रहे हैं
कि एडी को जब हमने मिलाया तो एडी का मान कितना आएगा, इसके बराबर आएगा, तो कितना आ गया 5 मीटर। और बेटा याद रखना ये एक सदिश राशि है, ठीक है। एरो तीर का निशान बनाया है मैंने, ठीक है, अच्छा नहीं बना लेकिन अब ये देखो तीर का निशान बनाया है मैंने, ठीक है। तो जब भी आपको सदिश दिखाना हो, जब भी आपको विस्थापन दिखाना हो, तो इस स्थिति में आपको दिशा बताना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इस स्थिति में आपको दिशा बताना बहुत आवश्यक है। और भी स्थितियां मानते हैं हम। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, ठीक है, ये वस्तु 10 मीटर ऊपर गई और घूमकर वापस वहीं आ गई, ठीक है, फिर 10 मीटर चली। तो अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी का मतलब क्या होता है, रास्ते की लंबाई। 10 मीटर ऊपर गई, ठीक है, 10 मीटर नीचे आई, कितनी हो गई बेटा 20 मीटर। 10 मीटर ऊपर गई, 10 मीटर नीचे आई, कितनी हो गई बच्चा 20 मीटर। 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे, कितनी हो गई बच्चा 10 मीटर, और 10 मीटर 20 मीटर। लेकिन यदि मुझे विस्थापन निकालना हो तो मैं सीख कर आया हूं कि अगर मुझे विस्थापन निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दूंगा। तो दिमाग लगाइए, प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है, और जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों सेम है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चे, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है ना, याद रखिएगा, विस्थापन का मान आवश्यकता के अनुसार शून्य भी हो सकता है। अब देखिए कोई वस्तु ए से चलना शुरू करती है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है। सॉरी, 0 से चलकर पहले वो आ गई बच्चा ए बिंदु पर, ठीक है, फिर वो आ गई बच्चा बी बिंदु पर, ठीक है। याद रखिएगा अब आपको विस्थापन निकालना है, कहां से, ओ से लेकर ए तक का विस्थापन, ठीक है। तो ओ से लेकर ए तक का विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु को मिला दो, वही हमारा काम हो जाता है। देखिए ये क्या माना मैंने, 1 2 3 4, तो 4 मीटर क्या हो गया हमारा विस्थापन हो गया, ठीक है। अगर आपसे ओ से लेकर ए तक का, है ना, यहां पर ओ भी था बेटा, मैंने गलत लिख दिया, ओ से लेकर ए तक का विस्थापन पूछा जाता तो मैं ओ से लेकर ए को मिलाता। अगर मुझसे ए और बी के बीच का विस्थापन पूछा जाता तो ए और बी का विस्थापन हम निकालते हैं, ए को मिला दो और बी को मिला दो, यहां से आ जाएगा विस्थापन। तो 1 2 3 4, ये आ गया आपका 4 मीटर, ठीक है। और ये विपरीत दिशा में जा रहा है, इसी कारण से हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन सदिश राशि है, और विस्थापन का मात्रक भी वही होता है जो कि दूरी का मात्रक है, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ अंतर है यहां पर बोले गए, उन अंतरों को ध्यान से देखना कि वस्तु द्वारा तय की गए मार्ग की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। वस्तु किसी रास्ते की जितनी लंबाई तय करे वह क्या कहलाएगी बच्चे, दूरी कहलाएगी। और विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, उसको मिलाने वाली जो न्यूनतम दूरी होगी उसे कहा जाएगा विस्थापन। जब जब तुम दूरी दिखाओगे तो आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। जब जब तुम विस्थापन बताओगे दिशा बताने की जरूरत है, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। दूरी बेटा हमेशा धनात्मक आएगी, दूरी का मान कभी भी तुम निकालोगे ना तो धनात्मक आएगा, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो दूरी जो होती है ना विस्थापन से ज्यादा हो सकती है या विस्थापन के बराबर हो सकती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, दूरी का मान जो होगा ना वो विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी से छोटा होगा, कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए दूरी जो होती है मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है, और ये मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये पूरी तरह से निर्भर करता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य पर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते बेटा, है ना। हमारे पास बहुत सारी चीजें है ना, हमारे पास बहुत रिपीटेड आ गया पार्ट, ठीक है। अब देखिए एक समान गति, है ना, एक समान गति और असमान गति, है ना। अब देखिए जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, ठीक है। क्या बोला कि समान समय, ठीक है, और समान दूरी, ठीक है, समान समय में समान दूरी तय करे, है ना। फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से ट्रैवल करे कि वो समान समय में समान दूरी ट्रैवल करे तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो आप यहां से चलना शुरू करते हो, 1 घंटे बाद आप 50 किलोमीटर चलते हो, ठीक है। अगले 1 घंटे में आप फिर 50 किलोमीटर चलते हो, ठीक है।
अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलते हो, ठीक है, अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलते हो। तो बेटा देखो, आप 1 घंटे में कितना चल रहे हो? 50 किलोमीटर। तो आपकी गति कौन सी कहलाएगी? एक समान गति। जैसे आप घड़ी को देखिएगा, एक सेकंड वाली कांटा होता, एक मिनट वाला कांटा होता और एक घंटे वाला कांटा होता। सेकंड वाला कांटा 60 सेकंड में एक चक्कर लगाता, तो फिक्स टाइम है उसका, है ना। घंटे वाला कांटा 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और मिनट वाला कांटा 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक समान चाल होती है। तो जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से चले कि समान समय में समान दूरी ट्रेवल करे, तो उसकी चाल को एक समान चाल कहा जाता है। और असमान चाल, जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से ट्रेवल करे कि एक समान समय में, ठीक है, कैसे? एक समान समय में, समय जरूर एक समान है लेकिन वहां पर दूरी कैसी होगी? असमान। समय जरूर एक समान है लेकिन उसकी दूरी कैसी होगी? असमान होगी। तो उसे कहा जाएगा असमान गति, ठीक है। जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से ट्रेवल करे कि एक फिक्स समय में, जैसे मान लो 1 घंटे में पहले 50 चल दिए, फिर दूसरे घंटे में भाई 30 चले, तीसरे घंटे में हम नहीं चले, 0 चले, चौथे घंटे में हम 15 किलोमीटर चले, पांचवें घंटे में हम 500 किलोमीटर चल दिए। तो टाइम 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, लेकिन दूरी 50, 30, 0, 15, 500। तो एक समान समय में असमान दूरी ट्रैवल होगी तो उसे असमान गति कहा जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अगला है चाल, ठीक है। देख भाई, तूने 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, वही है तेरी चाल। तूने 1 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रैवल किया, वही है तेरी चाल। तूने 1 घंटे में 300 किलोमीटर ट्रैवल किया, वही है तेरी चाल, ठीक है। 1 घंटे में तूने 500 किलोमीटर ट्रैवल किया, वही है तेरी चाल। तो चाल का मतलब क्या हुआ, है ना? चाल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु एक नियत समय में कितनी दूरी तय करेगी, वो कहलाएगा चाल, ठीक है। चाल का मतलब मैं दोबारा कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी तुमको गति को नापना, अंग्रेजी में चाल को कहा जाता है स्पीड, ठीक है। आपने शब्द का उपयोग जिंदगी में कभी कभी किया होगा, ओ भाई मेरी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, तेरी गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। मेरी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, तेरी गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है। तो देखिए, चाल क्या है? जिस दर से आप गति का मापन करते हो उसे कहा जाता है चाल। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिस दर से आप गति का मापन करते हो उसे क्या कहा जाता है? चाल। चाल सामान्यतः एक निश्चित समय में, सामान्यतः वो एकांक समय होता है ना, और हम उसके लिए सेकंड लेते हैं। तो चाल एक एकांक समय में तय की गई दूरी होती है। चाल क्या है? एकांक समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सूत्र बताता हूं। सबसे आवश्यक इसका सूत्र है चाल, अरे अरे अरे, अरे है ना, सबसे आवश्यक इसका सूत्र है ना। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे आवश्यक क्या होता है इसका सूत्र? सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आपको गति का मापन करना है तो आपको चाल की आवश्यकता पड़ेगी। अंग्रेजी में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। इसे निकालने के लिए दूरी को समय से भाग दिया जाता है, ठीक है। दूरी को समय से भाग दिया जाता है। चाल एक अदिश राशि है ना। इसे दिखाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है। यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। ये एक दिशा रहित राशि होती है, इससे आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है, काम हो जाएगा। चाल का सबसे अच्छा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं। हमारे भारत में अधिकतर किलोमीटर प्रति घंटे का उपयोग किया जाता है, अधिकतर किलोमीटर प्रति घंटे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है बेटा, सूत्र याद रखना, एक समान चाल। जब कोई वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल को एक समान कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में भी 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 10 किलोमीटर। तो कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति करे कि एक समान समय में एक समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को क्या कहेंगे? एक समान चाल, ठीक है। सुनना, ये ईजी है, मैं पहले बता चुका हूं इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं। दूसरा है असमान चाल। यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि एक समान समय में एक असमान दूरी ट्रैवल करे, 1 घंटे में 10 चल लिया, फिर अगले घंटे में 20 चल लिया, फिर अगले 1 घंटे में 30 चल लिया, फिर अगले घंटे में 40 चल लिया, तो एक समान समय में असमान दूरी ट्रैवल करे तो इसे कहा जाता है असमान चाल, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो औसत चाल, इसका हम कई बार उपयोग करेंगे, ठीक है।
अगला है हमारा औसत चाल, और औसत चाल का उपयोग हम कई बार करेंगे, आज ही करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है। हमेशा कहीं भी आप औसत चाल निकाल रहे हो तो आपको यह सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र कुल दूरी, ठीक है, कि आपने कुल कितनी दूरी तय करी है और कितना समय लगा है उस दूरी को तय करने के लिए, मतलब कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमें निकालना पड़ती है कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। इस सूत्र याद रखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे क्वेश्चन कराता है, ठीक है। अब अगला है वेग। जिस तरह से चाल का संबंध दूरी से है, उसी तरह से विस्थापन का संबंध वेग से है। चाल बराबर दूरी बटे समय था, ठीक है, उसी तरह से विस्थापन बराबर, सॉरी माफ करना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय था, उसी तरह से विस्थापन बराबर वेग बटा समय, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब जब हमें वेग निकालना होगा तो हमेशा विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को निकालेंगे, हमेशा विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को निकालेंगे। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। याद रखिएगा वेग क्या है? वेग है एक निश्चित दिशा में जो चाल है उसे कहा जाता है वेग, ठीक है। किसी निश्चित दिशा में जो चाल चलती है ना, उसे क्या कहा जाता है? चाल का मतलब ये नहीं कि हम भी चाल चलेंगे, वो वाली नहीं, ठीक है। अब देखो वेग जो होता है दिशा पर भी निर्भर करता। आंसर इसका कमेंट में देना कि वेग यदि दिशा पर निर्भर करता है तो ये सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा। सामान्यतः है ना, वेग को अंग्रेजी के v से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, और यदि विस्थापन शून्य, विस्थापन धनात्मक और विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है तो वेग भी शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो विस्थापन है ना, विस्थापन के आधार पर है ना, वेग के आधार पर हम सारी चीजों को कर रहे हैं। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, तो वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जैसी आवश्यकता होगी वैसे हम करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगर आप औसत वेग का सूत्र निकालोगे तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। जिस तरह से हमने औसत गति निकाली थी उसी तरह से औसत वेग निकाला जाएगा, और इसका सूत्र क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। अब देखिए वेग, औसत वेग, जैसा कि अभी हमने सूत्र का उपयोग करा कि औसत वेग का सूत्र क्या होगा बेटा, जब जब आपको औसत चाल या औसत वेग निकालना हो तो दोनों का सूत्र सिमिलर है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, याद रखना, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। और देखो वैसे तो आप क्लास 9 के बच्चे हो, मैं आपको दूसरा फॉर्मूला देता हूं, वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। औसत वेग का सूत्र होगा बेटा प्रारंभिक वेग। बेटा जहां से किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ करा उस जगह पर उस वस्तु का वेग कहलाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। जहां पर जिस वस्तु ने चलना शुरू करा वहां से उसका वेग प्रारंभ, भाई प्रारंभ के समय उसका वेग प्रारंभिक वेग कहलाएगा, और जहां पर उस वस्तु ने अपना चलना अंत करा वहां पर वेग कहलाता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को मिला दिया, भाग दे दिया 2 से, ये है औसत वेग का बहुत प्यारा सूत्र, ठीक है। आप एक काम करिएगा, ये अंतर पढ़िएगा, ये सभी बातें मैंने पढ़ाई हैं, कृपया करिए अंतर पढ़िएगा बेटा, ठीक है। असमान गति, समान गति ये सब हो गया है, रिपीटेड डाल दिए भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है वेग में परिवर्तन की दर। मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चलते चलते वह अपना वेग बढ़ा लेती है। जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी में डुंग 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 करते हैं, तो डुंग 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 करने के दौरान वो अपना वेग बढ़ा लेती है। मान लीजिए कोई भी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने के दौरान वह अपना वेग बढ़ा लेती है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वेग में परिवर्तन बढ़ाने की बात कर रहा हूं, हाँ कम भी हो सकता है, जब कम होता है तब भी वेग में परिवर्तन होता है, और जब बढ़ता है तब भी वेग में बढ़ता है। तो मान लीजिए कोई भी गाड़ी चल रही है, व्हाटएवर कोई भी गाड़ी चल रही है, ठीक है, या आप ही चल रहे हो, चलते 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 आप और तेज चलने लगते हो, तो आपका भी तो वेग बढ़ा। और जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब तब एक नया शब्द एग्जिस्ट करेगा और उसे कहा जाएगा त्वरण, ठीक है। तब तब एक नया शब्द एग्जिस्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे? त्वरण। तो बेटा याद रखना, कभी भी आपको त्वरण निकालना, ठीक है, तो त्वरण का सूत्र क्या होगा बेटा?
वेग में परिवर्तन, त्वरण का सूत्र क्या होगा बच्चा, वेग में परिवर्तन, और बटे में क्या आ गया बेटा, समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे में क्या आ गया बच्चे, समय। अब देखिए वेग में परिवर्तन अपन कैसे निकालते हैं। वेग में परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, जब जब आपको वेग में परिवर्तन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या आ गया बेटा, समय। और यह कहलाता है त्वरण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो पता चला तुमको त्वरण क्या होता है। देखो बेटा, त्वरण जो होता है सामान्यतः वेग बटे समय है। ठीक है, त्वरण क्या है, सामान्यतः वेग बटे समय है। तो इसका जो मात्रक क्या होगा बच्चा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का मतलब क्या हुआ, वेग बटा समय, और इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। और देखिए, जब किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो वो त्वरण कहलाएगा, और जब किसी वस्तु का वेग कम हो रहा है तो वह कहलाएगा मंदन। ठीक है, त्वरण का निगेटिव, त्वरण का अपोजिट होता है मंदन। त्वरण में किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण कहलाने लगता है, और मंदन में किसी वस्तु का वेग कम होता है तो वो मंदन कहलाएगा। गाड़ी जब स्पीड बढ़ा रही है तो त्वरण कहलाएगा, और गाड़ी जब स्पीड कम कर रही है तो वो त्वरण कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। मान लीजिए कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, कोई भी वस्तु, आप जो इमेजिन कर सको, कोई भी वस्तु, मैं गिर रहा हूं, पेन गिर रहा है, कागज गिर रहा है, कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो प्रति सेकंड उसका वेग 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, प्रति सेकंड उस वस्तु का वेग 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर बढ़ जाता है। इसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और यह पृथ्वी के सतह पर लगभग, जो हमारा समुद्री सतह है उस पर इसका मान लगभग 9.8 मीटर अपॉन सेकंड होता है। आप किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हो, आप जानते हो उसका वेग बढ़ता जाएगा, और जब उसका वेग बढ़ता जाएगा तो उसके वेग में हर सेकंड 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगला है बच्चा, वृत्तीय गति क्या है। मान लीजिए कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर ट्रैवल कर रही है तो उसकी गति को कहा जाता है वृत्तीय गति। ठीक है, दो तीन चीजें मैं साथ में कवर कर रहा हूं, है ना। यदि कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखो, वृत्ताकार गति है तो केंद्र भी होगा, वृत्ताकार गति है मतलब गोल रास्ता है, जब केंद्र है तो दूरी भी होगी। ठीक है, जब केंद्र है तो दूरी भी होगी। तो यदि कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है तो उसका केंद्र भी होगा, केंद्र भी होगा तो दूरी भी, मतलब त्रिज्या भी होगी। ठीक है, अब देखिए, यदि मुझे इसके किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा निकालना हो तो मुझे उस बिंदु पर स्पर्शज्या बनाना पड़ेगी। स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट। ठीक है, एक टच होती हुई लाइन जाएगी। मान लीजिए मुझे एग्जाम में ये बिंदु दिया गया ये, और मुझे पूछा है कि वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की हमें क्या निकालना है, उस बिंदु पर दिशा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस बिंदु पर दिशा निकालने के लिए हम बना देंगे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्शज्या। उस बिंदु पर दिशा निकालने के लिए हमें क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्शज्या। आप स्पर्शज्या बना दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्तीय गति, जब भी कोई वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा की गति सूर्य के चारों, माफ कीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और किसी भी गोलाकार रास्ते पर यदि कोई साइकिल चालक है गोल घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए, एक समान वृत्तीय गति, हम जिस वृत्तीय गति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना, हम जिस वृत्तीय गति के बारे में पढ़ते हैं उसमें चाल अपरिवर्तित रहती है, और चाल अपरिवर्तित रहने के कारण उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। मान लीजिए, है ना, सुनना, दो तीन बातें साथ बता रहा हूं। मान लीजिए कोई भी वस्तु गोल रास्ते पर घूम रही, ठीक है, इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, ये उसका केंद्र हो गया, उस बिंदु पर आपको निकालना दिशा किसकी बेटा, वेग की। ठीक है, अब देखिए, आपको इसमें एक केंद्र की तरफ बल लग रहा होगा जिसे कहा जाएगा अभिकेंद्रीय बल। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति में होगी ना तो उसके रास्ते को वृत्तीय बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा जिसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, और यह वस्तु केंद्र की तरफ ना आ जाए इसी कारण से बाहर की तरफ लगता है एक उपकेंद्रीय बल। तो ये हो गया बेटा अंदर केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल, है ना। और त्वरण की दिशा भी क्या होती है बेटा, केंद्र की तरफ होती है। तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की तरफ हो गया बेटा उपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का कार्य क्या है बेटा, इसके रास्ते को वक्रीय बनाए रखना, गोल बनाए रखना, और उपकेंद्रीय बल का कार्य क्या है, इसे केंद्र की तरफ ना आने देना। ठीक है, और उपकेंद्रीय बल एक छदम बल होता है,
ठीक है, ये होता नहीं है लेकिन फिर भी माना जाता है। और जितना अभिकेंद्री बल उतना उपकेंद्री बल होगा। यदि आपने अभिकेंद्री बल निकाल लिया तो उपकेंद्री बल का मान आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये ग्राफ है। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसके लिए दूरी और विस्थापन का ग्राफ जो बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगा। और यदि कोई वस्तु असमान गति से चल रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, असमान गति से। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चा, असमान। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बच्चे, एक, ये हो गया बेटा एक समान, है ना। तो उसके लिए आपको जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा एक सीधी लाइन। और यदि कोई वस्तु एक असमान गति से चल रही है तो उसके लिए आपको कर्व भी मिल सकता है। और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, वह अपनी डिस्टेंस कोई भी परिवर्तित नहीं कर रही है, तो उसका जो वेग होगा बच्चे, उसका जो ग्राफ होगा आपको एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन मिलेगी। इन बातों को याद रखना। और देखिए यहां पर विस्थापन और दूरी ग्राफ है। ठीक है, मतलब माफ कीजिएगा, विस्थापन समय ग्राफ है। अब हमारा आखिरी टॉपिक है ये। ठीक है, अब ये है गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण दो तरीके से होते हैं, एक साधारण तरीके से होते हैं और एक ग्राफी मेथड से होते हैं। ठीक है, एक साधारण तरीके से होते हैं और एक ग्राफी मेथड से होते हैं। तो हम पहले साधारण तरीका अपनाते हैं और फिर हम ग्राफी मेथड अपनाएंगे। ठीक है, पहले हम गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, साधारण तरीके से करेंगे, फिर हम गति का दूसरा समीकरण साधारण तरीके से, फिर हम गति का तीसरा समीकरण भी साधारण तरीके से करेंगे, फिर हम लगाएंगे वहां पर ग्राफिकल मेथड। तो गति का पहला समीकरण साधारण तरीके से मैं कर रहा हूं। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, जहां पर u का मतलब प्रारंभिक वेग है। जहां से किसी वस्तु ने चलना शुरू करा उसका वेग प्रारंभिक था। v का मतलब अंतिम वेग है, जहां पर कोई वस्तु t समय बाद अपना वेग बना लेती है। और a का मतलब त्वरण है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत साधारण सा है ना, मान लीजिए हम त्वरण का सूत्र याद करें। ठीक है, त्वरण का सूत्र क्या था, तो आप बोलोगे सर अंतिम वेग। ठीक है, याद करो, वही बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में क्या हो गया बेटा, समय। ठीक है, अब देखिए त्वरण का मतलब क्या हो गया, त्वरण का मतलब हो गया a, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और समय का क्या हो गया t। बेटा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से, और त्वरण एक्सेलरेशन। तो भाई साहब t को उठाकर यहां ले आए तो at प्लस में u इज इक्वल टू v, at प्लस में u इज इक्वल टू, ये है गति का प्रथम समीकरण। बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। अब हम बढ़ते हैं गति के दूसरे समीकरण की ओर। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ हो सकता है। दूसरा समीकरण कहता है ना, कि s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको किन किन बातों को बताने वाला हूं। मान लीजिए कोई भी वस्तु u वेग से चलती है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, विस्थापन s हुआ और त्वरण 1। ठीक है, अब आपको निकालना है औसत वेग। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको औसत वेग का सूत्र बताया था, क्या था बेटा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। सिखाया था तुमको सूत्र। औसत वेग का सूत्र क्या था, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। अब देखिए सामान्यतः वेग का सूत्र क्या होता है। ठीक है, सामान्यतः वेग का सूत्र क्या होता है, ये होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को s से प्रदर्शित करा जाता है और समय को t से प्रदर्शित करा गया। देखिए दोनों के एलएचएस में औसत वेग है, तो आरएचएस बराबर कर दूं बेटा, तो s बटा t। ठीक है, एलएचएस में ये है तो आरएचएस बराबर कर दूं, तो s बटा t इज इक्वल टू u प्लस v बटे में 2। ठीक है, s अपनी जगह है, t यहां पर आ गया, u प्लस v बटे में क्या आ गया बेटा 2। अब देखिएगा मैं जो कह रहा हूं उस बात को, ये v का मतलब क्या हो गया। ठीक है, v का मतलब हो गया अंतिम वेग। ठीक है, और अभी हम अंतिम वेग के लिए पढ़कर आए कि v की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, u प्लस at। अभी हम पढ़कर आए ना कि v की जगह क्या पुट कर सकते हो, u प्लस at। अब देखिए हम पुट करते हैं, s अपनी जगह है, t अपनी जगह है, u और u कितना हो गया बेटा 2u। ठीक है, और साथ में क्या हो गया 80 बटा में क्या हो गया 2। ठीक है, u और u कितना हो गया 2u, साथ में हो गया 80 बटे में कितना हो गया t। आगे समझिएगा, s अपनी जगह है,
2ut ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, है ना, ये क्या हो गया 2ut प्लस में t का गुणा यहां कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा at स्क्वायर और बटे में क्या आ गया 2। अब s को एक बार इसके साथ लिख दो, 2ut को साथ एक बार 2 को लिख दो और at स्क्वायर के साथ एक बार 2 को लिख दो। 2 से 2 गया तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये था हमारा गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, ये था हमारा गति का दूसरा समीकरण। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले समीकरण की तरफ जो कि है गति का तीसरा समीकरण। ये कंपैरेटिवली इजी है। समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए पुरानी बातें याद करिएगा। आपको पता है ना कि औसत वेग का सूत्र क्या होता है? आपको पता है ना औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे प्रारंभिक वेग बट प्लस अंतिम वेग बटे में 2। ठीक है, और हम जानते हैं वेग का सूत्र। ठीक है, हम जानते हैं बेटा किसका सूत्र? वेग का सूत्र। क्या होता है बेटा? u प्लस v बटे माफ करना गलत लिख दिया। ठीक है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। दोनों के LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे। तो s बटा t इज इक्वल टू u प्लस v बटे में 2। ठीक है, आप t को उठाकर यहां ले आइए तो s इज इक्वल टू t, u प्लस v को v प्लस u भी लिख दो तो भी काम हो जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। u प्लस v को v प्लस u लिखा। अब देखिए इसको इतना कर मैंने साइड रख दिया। सिंस मैं जानता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, कौन सा समीकरण है? तो आप बोलोगे ये तो गति का प्रथम समीकरण है। क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। थोड़ा दिमाग लगाइए, u को उठाकर यहां ले आइए तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा at। a को उठाकर यहां ले आइए तो v माइनस यू अपॉन में a क्या आ गया बच्चा t। अब t का मान मैं पुट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, t का मान मैं कहां पुट कर रहा हूं बेटा? यहां पर पुट कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, है ना, s अपनी जगह है ना। अब देखो बेटा v प्लस यू बटे में 2। ठीक है, s अपनी जगह है, इसकी जगह v प्लस यू बटे में 2 और t की जगह क्या पुट कर दिया? ये वाला मान v माइनस यू बटा में a। ये लो भाई आंसर आ गया। अब देखो 2 इंटू a कितना हो गया? 2a और a प्लस b a माइनस b तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और एनालिसिस में क्या चल रहा है? s। इसको उठाकर यहां ले आइए तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को उठाकर यहां ले आइए तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? वी स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये साधारण मेथड थी। अब हम इन्हीं को ग्राफिकल मेथड से करेंगे। वैसे मैं करना यहां चाहता हूं लेकिन मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी वस्तु का मैं बना रहा हूं ग्राफ। ठीक है, किसी भी वस्तु का मैं क्या बना रहा हूं बच्चे? ग्राफ बना रहा हूं और यहां पर विस्थापन समय ग्राफ बनाऊंगा। कौन सा ग्राफ बनाऊंगा बेटा मैं? विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, हम किसी भी वस्तु का ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, आराम से समझना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये रहा x अक्ष, इधर समय लिया जाएगा। मान लीजिए ये रहा y अक्ष, यहां पर वेग लिया जाएगा, है ना। अब देखो किसी भी वस्तु का मान लो प्रारंभिक वेग था u। अब u का मान 0 भी हो सकता है, स्थिति के अनुसार u का मान 0 भी हो सकता है। तो किसी भी वस्तु का जब समय 0 था तो प्रारंभिक वेग कितना था? u था। थोड़ी देर बाद उसका वेग कितना हो गया? v और समय कितना हो गया बेटा? t। तो टाइम का मान जब t हो गया तो उसका वेग कितना हो गया बेटा? v हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको यहां से पकड़कर इसको यहां से मिला देना, है ना, इसको यहां से मिला देना। ठीक है, इसको उठाकर यहां ले आइए। ठीक है, अब नाम अपने हिसाब से दे दो, है ना, इसे A दे दो, इसे B दे दो, इसे C दे दो, इसे D दे दो, इसे E दे दो। जो और नाम और भी देना चाहो वो भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, मैं पहला समीकरण करा रहा हूं यहां पर, बहुत आसानी से हो जाएगा पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस at। बेटा याद रखना यहां पर कौन सा ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ का ढलान, ठीक है, कौन सा ग्राफ है बेटा? वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ का ढलान जो है वह बताता है हमको त्वरण। ठीक है, तो यदि मुझे त्वरण निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? ढलान। और बेटा त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ढलान कभी भी निकालना हो तो y में परिवर्तन। ठीक है, जिंदगी में तुमको ढलान कभी भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। इस बात का ध्यान रखना बेटा, है ना,
y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। अब a अपनी जगह है, y में परिवर्तन, तो देखो बेटा u से लेकर v तक आ गया, ठीक है। y में परिवर्तन कितना हो गया, v माइनस यू, और x में परिवर्तन देखो बेटा 0 से लेकर t में आ गया, ठीक है, तो t हो गया, ठीक है। तो इसको उठाकर यहां ले आइए, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, u को उठाकर यहां ले आइए, तो at प्लस यू इज इक्वल टू v। आ गया हमारा डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब गति का दूसरा समीकरण ये ज्यादा इजी है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण निकालना ये ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली, ये ज्यादा इजी है, बस ध्यान लगाकर चलना, ठीक है। अब देखो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा बच्चा, विस्थापन। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा बेटा, विस्थापन। अब मैं क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है। तो पहले देखो ये डब्बा दिख रहा है OABC, और फिर दिख रहा है ये त्रिभुज, त्रिभुज CBD, ठीक है। तो सबसे पहले डब्बा क्या हो जाएगा, OABC और प्लस त्रिभुज, त्रिभुज दिख रहा है आपको CBD, ठीक है। इनका क्षेत्रफल निकालूंगा, काम हो जाएगा। अब OABC, कभी भी डब्बा मतलब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई, सबसे साधारण सा सूत्र होता है ना, ये आधार, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है, लगभग t, ठीक है, और लंबाई कितनी है u, तो u इंटू टी, इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया ut, ठीक है। प्लस आपको हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार, आधार कितना है बच्चा, जब ये t है तो ये भी t हो जाएगा, इंटू में ऊंचाई। तो मेरे बच्चे ये पूरा था v, ठीक है, ये पूरा है ना v, तो ये भी v हो जाएगा, ये u है, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, v माइनस यू, ठीक है। तो देखिए आधार गुणा में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, v माइनस यू, ठीक है। इतना कर कर मैं इसे साइड में रख देता हूं। अब चूंकि मैं जानता हूं कि v माइनस यू इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT। अरे ये v माइनस यू का मान यहां पुट करूंगा, तो s अपनी जगह है, ut अपनी जगह है, प्लस 1/2 अपनी जगह है। t अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, t अच्छा लग रहा है। अब v माइनस यू की जगह क्या पुट कर दोगे, AT। तो s अपनी जगह है, ut अपनी जगह है, प्लस 1/2 a, है ना, ये स्क्वायर मैंने गलत लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये t और t क्या हो गया, t स्क्वायर, ठीक है। ये t और t क्या हो गया, t स्क्वायर। ये आ गया हमारा समीकरण। अब हम बढ़ते हैं तीसरे समीकरण की तरफ, ये और ज्यादा इजी है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे चीजें इजी होती जाती हैं, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। मुझे v का मान निकालना है, मुझे u का मान निकालना है, मुझे सारे मान निकालकर यहां पर पुट करना। अब देखो बेटा मैं जानता हूं क्षेत्रफल, ठीक है, मैं जानता हूं क्षेत्रफल, और अब मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा। अब मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है सबसे पहले तो आधार, ठीक है, आधार और इंटू में इन दोनों के बीच की दूरी का समांतर भुजाओं का योग मैं लिख देता हूं, है ना, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, और इन्हें भाग दे दो 2 से, ठीक है। किसे भाग दे दो बेटा, 2 से, इनटू में इनके बीच की दूरी, ठीक है। अगर आपने ये सारी बात समझ ली कितने आसानी से कर दोगे। एस अपनी जगह है समांतर भुजाओं का, पहली समांतर भुजा u है और दूसरी समांतर भुजा v है, तो u प्लस v बटे में क्या आ गया 2, और इनके बीच की दूरी देखिए बेटा 0 से लेकर t तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे ये दूरी है t, ठीक है। अब देखो u प्लस v बड़ा प्यारा लग रहा है, सिंस आप जानते हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया, AT। तो v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू क्या आ गया, t। तो t का मान मैं यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो t का मान कितना है, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ए कितना हो गया, 2a, a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इसको उठाकर यहां ले आइए, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को उठाकर यहां ले आइए तो प्लस का हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये रहे हमारे तीनों के तीनों समीकरण, ये रहे हमारे तीनों के तीनों समीकरण। मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है, मैंने पूरा चैप्टर अराउंड 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी और इस 1 घंटे के अंदर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो मिलते हैं अपन
दोबारा अगले चैप्टर में। भाई बैच में मिलेंगे ना, नीप बैच में, ठीक है। दृष्टि बैच तो वन शॉट है, नीप बैच में पढ़ेंगे ना अपन, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।